नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं विपुल आपका दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूँ और आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और नया टॉपिक है हमारा ये मैट यानी हमारा मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स डायरेक्ट टैक्सेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप बात करें तो 6, 7, 8 नंबर का इसका क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप बात करें नवंबर 23 की बात करें तो उसमें भी इसका 8 नंबर का क्वेश्चन आया था। और देखिए बहुत इजी ये चैप्टर है, आपको कुछ पॉइंट्स रटने हैं बस इस चैप्टर के अंदर और आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको आइटम ऐड और माइनस करने होते हैं, जैसे आप पीजीबीपी में करते हैं ना। अगर आपको कंसेप्ट पता है पीजीबीपी में तो आपको ऐड लेस करना होता है, सेम वैसे ही ऐड लेस करना है इसमें। और इसमें तो देखिए बहुत पीजीबीपी में तो अनलिमिटेड आइटम्स होते हैं, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है आइटम्स की। लेकिन इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल सिंपल से 10-15 पॉइंट्स यहाँ पर ऐड करने हैं, 10-12 पॉइंट माइनस करने हैं, बस यही है इसके अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं मैट का ये टॉपिक। अगर मैट की बात करें तो मैट किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? मैट एप्लीकेबल होता है सभी कंपनीज के ऊपर, हर एक कंपनी के ऊपर मैट एप्लीकेबल है। उसके बाद अगर आप बात करें किसके ऊपर मैट एप्लीकेबल नहीं है, देखिए मैट एप्लीकेबल नहीं है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर और उन कंपनीज के ऊपर जिन्होंने यहाँ पर ये कंसेशनल रेट वाले 115 BAA और BAB ऑप्ट किया है, ठीक है, उनके ऊपर मैट एप्लीकेबल नहीं है। और अगर उसके बाद बात करें, देखिए मैट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये वाला कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। देखिए मैट की कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, इनकम टैक्स निकालना है एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स। जैसे आप निकालते हैं इनकम टैक्स वैसे ही निकालें। और आपने दूसरी चीज क्या करनी है, आपने करना है 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट। 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट निकाल के दोनों में से जो हायर होगा वो आपको टैक्स भरना है। मान लो आपका नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से 1 लाख का टैक्स आया और एज पर 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट आपका 1.5 लाख आ रहा है, तो आपको 1.5 लाख टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है, विच एवर इज हायर वन। और अब आप पूछेंगे कि ये बुक प्रॉफिट क्या होता है, तो सबसे बड़ी महाभारत और ये जो चैप्टर है पूरा वो यही है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है बुक प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ये बुक प्रॉफिट ही तो हमें निकालना है। ये पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट ही आपका मतलब जिसके नंबर है आपके इसी चीज के हैं, आपको बुक प्रॉफिट कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखाता हूँ, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आइटम आपको एड लेस करने हैं। देखिए अब बात करते हैं हम कैलकुलेशन की। इसको मैंने ना बहुत प्यार से सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है जिससे आपको याद करने में मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी। और जो पॉइंट्स यहाँ पर सेम होंगे मैं उसको आपको बताता जाऊंगा, और जो आपको डिफरेंट होंगे मतलब जो आइटम ऐड करने और माइनस करने हैं उसमें काफी सिमिलैरिटीज हैं, आधे से ज्यादा पॉइंट सेम है। आपको बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना है उसके अंदर। एक भी अगर आप चीज याद रख लेंगे ऐड या माइनस वाली, आप दूसरी अपने आप ही ऑटोमेटिक से याद कर सकते हैं। और कुछ आइटम्स अलग से भी ऐड होंगे और ये एक मतलब सिर्फ यही लिस्ट है, इसके अलावा कोई आइटम होगा तो आपको इग्नोर करना है। मैट के अंदर सिर्फ यही 15 आइटम ऐड और आपके 12 आइटम जो है वो माइनस वाले हैं, बस आपको ये याद रखना है। एक बार मैं आपको दिखा दूं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी इनकम टैक्स पे किया है तो आपने उसको ऐड करना है। कोई भी प्रोविजन आपने बनाया है टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो उसको भी ऐड करना है, जिसमें सेस हो चाहे सरचार्ज हो, डीडीटी हो या कोई भी टैक्स हो। ये यहाँ मैंने क्या लिखा है, ऐड आपने क्या करने हैं वो आइटम जो आपने P&L के अंदर डेबिट करे। फॉलोइंग आइटम्स विच एवर डेबिटेड टू द P&L, ये 15 आइटम अगर वो डेबिट हो या P&L के अंदर तो आपको उनको ऐड करना है, ठीक है। एक तो आपने इनकम टैक्स पेड और प्रोविजन को ऐड करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, एक एक देखिए डिविडेंड पे, अगर कोई भी डिविडेंड पे किया है या डिविडेंड प्रपोज किया है तो उसको भी आपने क्या करना है, आपने ऐड करना है। समझ आ गया? उसके बाद अगर आप बात करें उसके बाद देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर भी वही देखिए 12 आइटम्स हैं। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। कुछ आइटम्स देखिए बिल्कुल सिमिलर है, मैं आपको एक बार कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैं कौन से आइटम्स कह रहा हूँ। देखिए जो आइटम्स दोनों में सेम है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। आपने क्या याद रखना है, एक आपने याद रखना है डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स को आपने ऐड करना है। अगर वो डेबिट वाला है तो उसको आपने, डेबिटेड टू P&L है तो आपने डेफर्ड टैक्स को क्या करना है, ऐड करना है। ऐसे ही डेफर्ड टैक्स अगर क्रेडिट वाला है, क्रेडिटेड टू P&L है तो आपने उसको क्या करना है, माइनस करना है। ये सेम आइटम हो गए। जो रेड पेन से है वो सेम आइटम आपके ऊपर भी मिलेंगे, आपको नीचे भी मिलेंगे। उसके बाद देखिए 4th पॉइंट से लेकर तो आपके 11th पॉइंट तक सारे आइटम सेम है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अब यहाँ क्या लिखा है, अमाउंट ट्रांसफर टू एनी रिजर्व। अमाउंट ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, अगर कोई भी रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो उसको आपने ऐड करना है अगर आपको दे रखा है। और क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व, अगर विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व दे रखा है आपको तो आपको उसको माइनस करना है। लेकिन इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, टू द एक्सटेंड मेड थ्रू P&L इन द अर्लियर ईयर।
ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आपको बस याद रखना है कि अगर विड्रॉ हुआ है फ्रॉम एनी रिजर्व तो आपको माइनस करना है, ट्रांसफर किया है किसी रिजर्व में तो उसको आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी नोशनल लॉस है आपका, देखिए नोशनल लॉस रिगार्डिंग टू द बिजनेस ट्रस्ट, अगर बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड कोई भी बिजनेस लॉस है तो उसको आपने क्या करना है, ऐड करना है। अगर देखिए अब यहाँ पर लॉस को ऐड कर रहे हैं तो नीचे गेन को आपने माइनस करना है। देखिए सेम भाई, नोशनल गेन है कोई भी बिजनेस ट्रस्ट से लेकर तो आपको उसको माइनस में डालना है। समझ आ गया? कुछ था इसके अंदर? कुछ भी नहीं था। अब आप बात करेंगे अब ये क्या है, ये कुछ 4 खर्चे दे रखे हैं आपको, 4 खर्चे हैं। अगर ये 4 खर्चे हो, अगर आपने डेबिट कर रखे हैं तो आपको ये ऐड करने हैं। ये 4 खर्चे कौन से हैं? एक्सपेंस रिलेटिंग टू द अर्निंग द इनकम एग्जाम्प्ट अंडर 10, 11 एंड 12। देखो ये सारी जो चीजें ना, expense relating to the income of the AOP BOI, expense related to the income of the royalty on the patent, expense related to the income to the foreign company, ये सारे जो 4 पॉइंट है ना, देखो डिट्टो यहाँ पर सेम है। वहां पर हम एक्सपेंस को माइनस कर ऐड बैक कर रहे हैं, यहाँ पर वो सारी इनकम को हम माइनस कर रहे हैं। देखो कोई भी इनकम रिलेटेड है, अगर सेक्शन 10 से रिलेटेड, सेक्शन 11 से रिलेटेड, सेक्शन 12 से रिलेटेड, या फिर कोई भी इनकम है आपकी एओपी बीओआई में, आपका शेयर इनकम है, कोई भी रॉयल्टी इनकम है आपकी पेटेंट से रिलेटेड 115 बीबीएफ वाली, या कोई भी इनकम है फॉरेन कंपनी की फ्रॉम द कैपिटल गेन और ऑन सिक्योरिटीज, या फिर इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, अगर ये है, ये कुछ आइटम्स हैं, और इफ द टैक्स रेट ऑफ द अबव इनकम इज लेस देन द मैट 15%, अगर इनका टैक्स रेट जो है 15% से कम है तो आपने उनको यहाँ पर माइनस करना है। देखिए अब आपने क्या किया है, ये 4 इनकम को आपने यहाँ पर क्या किया है, माइनस किया है। और इनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे ना, जो भी मतलब ये आइटम मैंने, आप देखो सीक्वेंस क्या रखा है मैंने, देखिए आपको याद रखने के लिए सेम सीक्वेंस रखा है। यहाँ पर भी 6 पॉइंट जो आपका वो है 10, 11, 12 से रिलेटेड, 7th पॉइंट है एओपी बीओ से। और अगर आप माइनस में भी देखोगे ना तो ये सेम 6th पॉइंट आपका एओपी बीओ से रिलेटेड होगा। ये देखिए 6th पॉइंट 10, 11, 12 से, 7th पॉइंट एओपी बीओआई से रिलेटेड, 8th पॉइंट आपका पेटेंट से रिलेटेड। ऐसे ही ऊपर मैंने सेम यही सीक्वेंस रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो यहाँ पर बिल्कुल भी याद करने में। ये आइटम आपको याद हो गए होंगे, 4 से लेकर आपको 9 पॉइंट तक डिट्टो वही के वही पॉइंट है। ये एक डेफर टैक्स वाला भी सेम वही का वही पॉइंट जो हमने नीचे भी पढ़ा है, माइनस करने में पढ़ा है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये क्या कहता है, ये 10th पॉइंट भी एग्जैक्ट सेम है। आपको अगर मैं दिखाऊं, देखिए एक्चुअल अमाउंट ऑफ द एक्चुअल गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ द यूनिट ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट। अगर कोई बिजनेस यूनिट की यूनिट ट्रांसफर हुई है, अगर आपने वो माइनस किया है तो यहाँ पर आपको ऐड बैक करना है। और यहाँ पर अगर ऊपर गेन, आप यहाँ पर अगर ये देखिए, मैंने आपको क्या बताई थी चीज, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर ऊपर आप ऐड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक्चुअल गेन है तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल लॉस होगा। देखिए अमाउंट ऑफ द एक्चुअल लॉस ऑन द ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस एसेट। और लॉस कैसे निकलेगा, सेल प्राइस ऑफ द यूनिट्स माइनस कॉस्ट ऑफ द शेयर ऑफ द एसपीवी। ठीक है, ये आपको याद करना है। देखिए आपको रटना पड़ेगा कि ऐसा, अब ये नहीं हो सकता कि आपका एक क्यों ऐड होगा क्यों माइनस होगा। देखिए ये आपको रटने पड़ेंगे। यहाँ पर गेन है तो नीचे आपका लॉस माइनस होगा, आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है। और अब देखिए अब आप यहाँ पे एक्सपेंस माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सपेंस, देखिए कोई भी एक्सपेंस होगा, कोई भी प्रोविजन होगा वो तो देखिए ऐड बैक होगा। और कोई भी इनकम होगी, इनकम से रिलेटेड होंगे तो वो मोस्टली आपके माइनस होंगे। ठीक है, बाकी आपको ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। सेम यही यहाँ पर गेन है तो नीचे यहाँ पर आपका माइनस में लॉस होगा। उसके बाद ये आइटम डेप्रिसिएशन का भी पॉइंट दोनों जगह मिलेगा आपको, लेकिन ये डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको टोटल डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है, लेकिन जो आपका यहाँ पर है, यहाँ पर आपको टोटल डेप्रिसिएशन नहीं करना, आपको डेप्रिसिएशन में एक्सेप्ट द डेप्रिसिएशन ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट। इसके अंदर ना आपको ये 2 पॉइंट है ना, मैं आपको एक बार ये पॉइंट दिखाऊंगा, ये वाला पॉइंट को आप स्टार मार्क कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर मैं अभी आता हूँ। यहाँ पर आपने बस क्या क्या करना है, अभी डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, और ऐड में आपने पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन आपने ऐड बैक करना है। ठीक है, ये तो सारे कुछ हो गए आपके कॉमन पॉइंट्स, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट्स जो आपके ऊपर भी हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके नीचे भी हैं, जो आप समझ आई आपको बात। ठीक है, अब बात करेंगे जो पॉइंट्स बच चुके हैं। देखिए आपने क्या करना है, ऐड क्या करना है, आपने इनकम टैक्स पेड प्रोविजन ये ऐड करना है, डेफर टैक्स है कोई डेबिट वाला उसको ऐड करना है। उसके बाद कोई डिविडेंड पे करा है या प्रपोज किया है, पेड या प्रपोज्ड, मतलब देखिए आपने खर्चा किया है, ये हमारे डेबिट वाले आइटम है, उनको आपने ऐड बैक करना है अगर ये सब आइटम है।
ये 11 पॉइंट तक, मतलब मैंने आपको समझा दिया, 4 से लेकर 11 तक सेम वही पॉइंट्स जो ऊपर भी है आपके नीचे भी है। अब हमारे कुछ पॉइंट्स बचते हैं, 4 पॉइंट बचते हैं यहाँ पर हमारे ये वाले। और ये 4 पॉइंट भी देखिए बहुत आसान, देखिए अगर आप देखें तो ये आपको कैसे याद रखना है। आपको प्रोविजन से रिलेटेड पॉइंट दे रखे होंगे, और किसके प्रोविजन से रिलेटेड? आपको प्रोविजन से रिलेटेड पॉइंट दे रखे होंगे, किससे रिलेटेड? लॉस ऑफ सब्सिडरी, अनअसर्टेन्ड और कंटीजेंट लायबिलिटी, और डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। ये आपको 3 शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। कोई भी इनसे रिलेटेड प्रोविजन है, कंटीजेंट लायबिलिटी, लॉस ऑफ सब्सिडरी या फिर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, इनसे रिलेटेड कोई प्रोविजन है तो उसको आपने क्या करना है? उसको आपने एड बैक करना है। समझ आ गया? 14 पॉइंट हमारे ये हो गए। और एक लास्ट हमारा 15वां पॉइंट है, ये क्या है? बैलेंस इन द रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑन द रिटायरमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द एसेट इफ नॉट क्रेडिटेड टू द P&L। ये कुछ 15 पॉइंट थे जो आपको याद करने ही करने हैं। इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है कि आपको याद करने हैं। देखिए मैं आपको उंगलियों पे आपको पॉइंट याद दिला देता हूँ। देखो, इनकम टैक्स पेड हो गया याद आपको, मेरे पीछे पीछे अगर आप रिवाइज करेंगे। डेफर टैक्स कोई दिक्कत नहीं है, डेबिट वाला है तो ऐड कर देंगे, क्रेडिट वाला माइनस कर देंगे। डिविडेंड पेड और प्रपोज्ड है तो उसको हम ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद ये कुछ ऐसे आइटम, नोशनल लॉस, एक्सपेंस वाले, ये 4 ऐसे एक्सपेंस है जो कि मतलब अगर उनकी इनकम है तो उनको माइनस करना है, एक्सपेंस है तो हमने उसको ऐड बैक करना है। कोई नोशनल लॉस है बिजनेस ट्रस्ट का तो उसको हमने क्या करना है? ऐड बैक करना है और माइनस करना है। या ट्रांसफर टू रिजर्व है तो आपने ऐड करना है, विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व है तो आपने माइनस करना है। यहाँ डेप्रिसिएशन का पॉइंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। यहाँ टोटल डेप्रिसिएशन है, वहां डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट है। वहां यहाँ पर एक्चुअल गेन है आपका, वहां नीचे आपका एक्चुअल लॉस है ऑन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। समझ आ गया? उसके बाद आपके 3 ये प्रोविजन है, लॉस ऑफ सब्सिडरी, कंटीजेंट लायबिलिटी, डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ एसेट। समझ आएगा? कुछ था इसके अंदर? कुछ भी नहीं था यार, बहुत आसान था। देखिए अगर आप बात करें अब माइनस वाले आइटम्स की बात करें तो माइनस वाले में हमने कौन कौन से पॉइंट कर लिए? हमने डेफर टैक्स को कर लिया, उसके बाद डेफर टैक्स से लेकर 2 से लेकर हमने 11 पॉइंट तक तो हमने कर ही लिए। सिर्फ हमारे अब माइनस वाले के अंदर बचते कितने पॉइंट है? माइनस वाले के अंदर हमारे बचते हैं अब केवल 3 पॉइंट। 3 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए एक आपने क्या याद रखना है, कोई भी प्रॉफिट है अगर सिक इंडस्ट्रियल यूनिट से तो उससे आपने माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे आता है वो है ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको डेप्रिसिएशन पर भी स्टार मार्क कराया था। ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड 2 पॉइंट है, ये आपको याद रखनी है। ट्रांसफर फ्रॉम द रिवैल्यूएशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द रिवैल्यूएशन एसेट, ये आपको याद रखना है। सिर्फ ट्रांसफर फ्रॉम द रिवैल्यूएशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। समझ आया? और यहां पर क्या लिखा था? डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट द डेप्रिसिएशन ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। ये 2 पॉइंट आपको बस दिमाग में रखने हैं। इसके अलावा आपको सारे के सारे पॉइंट मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे। एक आखिरी पॉइंट बचता है, ये भी आपको स्टार मार्क करना है, 12th पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर क्वेश्चन में आपको इसका ट्रीटमेंट दिखेगा। एक ये ट्रीटमेंट आपको हर क्वेश्चन में दिखेगा, एक ये रिवैल्यूएशन वाला, ये ट्रांसफर ऑन रिवैल्यूएशन सब, ये भी आपको हर क्वेश्चन में दिखेगा। देखो इसके अंदर आपने क्या करना है, अगर कोई आपको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दे रखा है और आपको अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दे रखा है, आपको दोनों विच एवर इज लोअर जो है ना वो आपको यहाँ पर माइनस करना है। दोनों में से जो लोअर है वो माइनस करना है। लेकिन 1-2 सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर आप ये दोनों को भी माइनस कर दोगे। वो कब है? बोथ विल बी डिडक्टेड इफ द CIRP हैज बीन एडमिटेड अंडर द IBC। अगर हमारा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान अगर हमारा एडमिट हो गया है IBC के अंदर और बोर्ड ने क्या कर दिया है? सस्पेंडेड, बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय द ट्रिब्यूनल। अगर बोर्ड को सस्पेंड कर दिया किसने? ट्रिब्यूनल ने। ये 2 केसेस में अगर ये 2 में से कोई सिचुएशन आपको दे रखी है क्वेश्चन में और आपको अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, तो आपने दोनों को यहाँ पर आपने माइनस कर देना है। नहीं तो अगर कुछ नहीं दे रखा, ये इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो आपने सिर्फ दोनों में से विच एवर इज लोअर है उसको आपने माइनस कर देना है। ये हो गई आपकी बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थी आपकी बुक प्रॉफिट की। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, कोई आइटम नहीं है आपको। देखिए बहुत से पॉइंट्स तो याद भी हो गए होंगे मेरे हिसाब से, ऐसी मेरे को उम्मीद है। देखिए कोई एक्सपेंस, 4-5 आपको एक्सपेंस याद रखने हैं जो आपने माइनस करने हैं। समझ आई?
4-5 आपने एक्सपेंस माइनस कर दिए। उसके बाद क्या था, 4-5 एक्सपेंस माइनस करेंगे, उससे रिलेटेड इनकम को नहीं, 4-5 एक्सपेंस ऐड करेंगे और कुछ उससे रिलेटेड इनकम को आप माइनस कर देंगे। प्रोविजन आ जाएंगे तो उसको आप ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद इनकम टैक्स पेड, डेफर्ड टैक्स पेड, ये प्रोविजन डिविडेंड पेड, ये कुछ ऐसे आइटम है जिनको आपने ऐड बैक कर देना है। कोई भी प्रोविजन आ जाएंगे, 3 प्रोविजन किससे रिलेटेड, अनअसर्टेन लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी, लॉस ऑन सब्सिडी, इनसे रिलेटेड आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पर उनको उसका ट्रीटमेंट करना है। बस यही था इसके अंदर। देखिए मैट की कैलकुलेशन में बुक प्रॉफिट आपका यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। जो भी आपका प्लस माइनस करके आएगा वो आपका आएगा बुक प्रॉफिट। ठीक है, अब आप पूछेंगे ये क्या एक बला है। देखिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी भी यहाँ पर पेपर में आ सकता है। ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये किसके लिए है, ये इनकम रिक्वायर्ड टू कंप्लाई, ये उनको कंप्लाई करना है जो इंडिया से यहाँ पर फॉलो करते हैं, उनको ये कुछ एडजस्टमेंट करने हैं बुक प्रॉफिट के अंदर। आपने जो ये ऊपर आइटम जो मैंने आपको बताई है 15 आइटम, यहाँ पर आपको 15 आइटम जो हमने ऐड करी है और 12 आइटम जो हमने माइनस करी है, उसका ट्रीटमेंट देने के बाद जो आपका बुक प्रॉफिट आएगा वो आपने बुक प्रॉफिट यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद ये आपको कुछ आइटम्स याद रखने पड़ेंगे। सेम आइटम है, देखो जो ये 4 आइटम है ना, ये 4 चीजें आपकी एग्जैक्ट यहाँ पर सेम है। यहाँ पर बस रिप्लेस क्या होगा, अगर यहाँ पर क्रेडिटेड है तो नीचे आपका डेबिटेड वाला आएगा, क्रेडिट की जगह डेबिट, डेबिट की जगह क्रेडिट। यहाँ पर अगर गेन ले रहे हैं तो नीचे हम लॉस माइनस करेंगे। यहाँ पर हम डेबिटेड टू P&L कर रहे हैं, वहां पर हम क्रेडिटेड टू करेंगे। यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस ले रहे हैं, नीचे हम डेबिट बैलेंस लेंगे। ये है बस, आपको ये 4 पॉइंट आपको याद करने हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है ये 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट में आपको सबसे पहले देखना है, एक है ये, कोई भी इनकम क्रेडिट करिए ओसीआई के अंदर, क्रेडिटेड टू द ओसीआई बट नॉट क्लासिफाइड टू P&L। ये अगर आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फिर आपने एफआर पढ़ रखी है तो आप ये पॉइंट्स को आप समझ पाएंगे। ठीक है, इनकम अगर आपने कोई क्रेडिट करी है किसके अंदर, ओसीआई के अंदर, लेकिन उसको क्लासिफाई नहीं किया है, नॉट क्लासिफाइड टू P&L, उनको आपने ऐड करना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट आप रट लीजिए इसके अंदर। ये 2 पॉइंट का, अगर ये 2 पॉइंट है, इनके अलावा बस ये 2 पॉइंट आपने रटने हैं। किसी भी तरीके से आप रटे, आपको रटने पड़ेंगे। ये 2 पॉइंट के अलावा ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बस जो यूज आने वाला है आपका। उसके बाद गेन फॉर द चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू ओसीआई, ये आपको पॉइंट याद करना है। एक अमाउंट डेबिटेड टू P&L ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन नॉन कैश एसेट टू द शेयर होल्डर्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे, आप 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1/5 ऑफ द ट्रांजिशन अमाउंट। ये ट्रांजिशन अमाउंट की कैलकुलेशन भी एक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको कैलकुलेट करना है। सेम वही चीजें, ऊपर अगर डेबिट लिखा है मैंने तो नीचे आपने क्रेडिट माइनस करना है। यहाँ पर डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो माइनस, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है तो नीचे हमने डेबिट बैलेंस लेना है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा हमारा ट्रांजिशन अमाउंट। देखिए ट्रांजिशन अमाउंट में आपने क्या करना है, द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एडजस्टेड इन द अदर इक्विटी। क्या, एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एडजस्टेड इन अदर इक्विटी, बट आपने ये कुछ आइटम्स को इंक्लूड नहीं करना है। और देखिए ये कुछ ऐसे आइटम दे रखे हैं, और मैं आपको बता दूं कि पेपर में और अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको सिर्फ ट्रीटमेंट दे रखा होगा, एक इस पॉइंट का कैपिटल रिजर्व का, एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, एक आपको ट्रांसलेशन टू द ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन। ये 3 आइटम आपको दे रखे होंगे, ये तीनों से रिलेटेड ही आपके एडजस्टमेंट्स होंगे। बाकी आपको ये आइटम्स कुछ ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं कि आपको इन आइटम्स को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, बस ये था इसके अंदर ट्रांजिशन अमाउंट के लिए। आपको ये निकालने के बाद उसका 1/5 कर देना है और ये आपकी फिगर आ जाएगी, और जो टोटल आपका आएगा वो आपका बुक प्रॉफिट फॉर द इंडेक्स कंप्लाइंट कंपनीज आ जाएगा। ये था इसके अंदर बुक प्रॉफिट निकालने का इंडेक्स कंप्लाइंट कंपनीज के लिए। लेकिन अगर इंडेक्स से रिलेटेड कोई बात नहीं करी तो आपकी बुक प्रॉफिट ये 15 आइटम ऐड और ये 12 आइटम माइनस करके आ जाएगा। ठीक है, अगर आप बात करें इसके बाद, अगर बात करें, बस हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट 99% खत्म हो चुका है। जो भी आपका बुक प्रॉफिट आएगा उसका आपको 15% निकालना है, जो आपका ऊपर फिगर आएगी, और उसका विच एवर इज हायर होगा, जो नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स या फिर 15% ऑफ बुक प्रॉफिट, उसको आपने हायर वाले को आपने लेना है। ठीक है, अगर कोई भी एसएससी जो है वो अगर आईएफएससी में लोकेट करता है तो आपने ये जो ऊपर यहाँ पर 15% लिया ना, ये 15% को छोड़ के अब इसको 9% निकालोगे अगर वो आईएफएससी से में लोकेट करता है। ठीक है, अगर प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, लीव सैलरी, वारंटी बेस्ड ऑन द एक्चुरियल वैल्यूएशन इज असर्टेन्ड लायबिलिटी, तो ये एड बैक नहीं होगी। ये आपको एक पॉइंट याद करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं क्रेडिट की। देखिए मैट का क्रेडिट क्या होता है, मैट के क्रेडिट का क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर मैट जो है आपका वो नॉर्मल टैक्स से ज्यादा है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था ना, मैट हमारा आ रहा है 1.5 लाख और नॉर्मल प्रोविजन है हमारा 1 लाख, तो मैट क्रेडिट जो होगा ना 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट जो हमने निकाला
और टैक्स जो हमने नॉर्मल प्रोविजन से निकाला, ये होता है हमारा मैट क्रेडिट। मतलब 1.5 लाख में से माइनस कर दिया 1 लाख, ये हमारा 50,000 जो होगा ये हमारा होगा मैट क्रेडिट। ठीक है, ये मैट क्रेडिट जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए इसको मैक्सिमम हम कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें, मैट क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ इन द ईयर इन विच, ये मैट का जो क्रेडिट है इसको हम कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हैं और उस साल में सेट ऑफ कर सकते हैं जहां पर हमारा जो नॉर्मल टैक्स है ना वो ज्यादा बन रहा है। अब मान लो आपका नॉर्मल टैक्स बन रहा है आपका 1.5 लाख, मैट क्रेडिट बन रहा है आपका 1 लाख, तो आपका कुछ मैट, तो आपका विच एवर इज हायर आपको 1.5 लाख पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास मैट का कोई क्रेडिट पड़ा है, जैसे हमारा 50,000 रुपये हमने फालतू भर दिया था ऊपर, उसको हम यहाँ पर एडजस्ट करके 1 लाख ही पे कर देंगे टैक्स। समझ आया? उसको हम यहाँ पर सेट ऑफ कर देंगे, जिस साल में भी हमारा नॉर्मल टैक्स ज्यादा आएगा। उसके बाद अगर बात करें, इट कैन बी यूटिलाइज टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉर्मल टैक्स एक्सीड्स द मैट, वही सेम पॉइंट। मैट क्रेडिट वुड नॉट बी अलाउड टू द एलएलपी इन केस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ कंपनी टू द एलएलपी। देखिए, अगर किसी कंपनी का कन्वर्जन हो जाता है तो जो मैट का क्रेडिट होता है ना वो एलएलपी को ट्रांसफर नहीं होता, वो अलाउड नहीं होता। बस यही था मैट का टॉपिक। हमने 20 मिनट के अंदर मेरे हिसाब से पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है और उम्मीद करता हूँ यार देखिए आपको पसंद आया होगा। ये नोट्स बनाने में एफर्ट्स लगते हैं, बढ़ाने में भी एफर्ट्स लगते हैं, तो प्लीज अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए पसंद नहीं भी आती तो भी यार अपना कमेंट जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स आपके फीडबैक से ही यहाँ पर पता लगेगा कि क्या कमी रह रही है और कुछ इंप्रूवमेंट्स अगर की गुंजाइश होगी तो वो हो पाएगी। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है इस चैप्टर में या किसी और टॉपिक में, कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है तो आपको मेरा नंबर मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है 8076669482। आप कभी भी व्हाट्सएप कर दें मेरे को। टेलीग्राम का मैंने आपको लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। मैं अपने नोट्स वगैरह मैं सारे शेयर कर देता हूँ। अगर मैं आपको बताऊं, एक एक यहाँ पर ग्रुप पर आपको शेयर कर रखे, अगर मैं आपको दिखाना भी चाहूँ तो वैसे अगर आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करेंगे आप खुद देख सकते हैं उसके अंदर जो भी नोट्स है, आप जैसे मैट के मैंने नोट्स बनाए हैं आपको प्रोवाइड कर दिए, कितने आराम से, मतलब इतने अच्छे नोट्स मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ये एफर्ट्स लगते हैं, देखिए ये वही नोट्स बना सकता है जो स्टूडेंट खुद पढ़ रहा है और उसको मैंने बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। बस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रही है। अगर आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो चैनल को। अभी के लिए आपका दोस्त विपुल आपसे अलविदा चाहेगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय।